चलिए तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम ऑसिलेशन का लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे। और आज के हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो हमारा रहेगा, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे प्रीवियस क्लास का जो एनर्जी का डिस्कशन किए थे और उससे रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग स्प्रिंग पेंडुलम, सिंकिंग पेंडुलम, डैम्ड ऑसिलेशन या कह सकते हो डैम्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस पर, इस पर हम लोग आज की हमारी क्लास होगी। ठीक है ना। आज का हमारा गोल यही रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले रिवीजन की बात करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में मैंने क्या बताया था, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन या एनर्जी ऑफ एसएचएम। ठीक है ना। और मैंने आपको क्या बताया था कि दो टाइप की एनर्जी होती है बेटा। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, है ना, जिसको हम यू से इंडिकेट कर रहे थे। और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या था, 1/2 kx², है ना। और ये क्या, ये एनर्जी किस कब आया था, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दो आया था ना, एक मैंने क्या निकाला था इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और एक मैंने क्या निकाला था इन टर्म्स ऑफ टाइम, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम क्या आया था बेटा, 1/2 और के, और एक्स की जगह आप क्या रख दोगे, a² sin² ωt। ये मेरी एनर्जी क्या आ गई इन टर्म्स ऑफ टाइम। ठीक है ना। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करूं, जो क्या आ रही है 1/2 के x², तो ये मुझे बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पर होती है, क्योंकि 1/2 kx², तो x की वैल्यू 1/2 के तो फिक्स है, x की वैल्यू मैक्सिमम कहां पे हो सकती है, एक्सट्रीम पोजीशन। ये सब हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम यानी पीक कहां पर होगी, दैट इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। कहां पर होगी बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन। और वहां पर वो कितनी होगी, 1/2 ka²। और मिनिमम कहां पर होगी, मीन पोजीशन पर। क्यों, क्योंकि मिनिमम और मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है ना। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने डिस्कस किया था। और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, अगर मैं उसको के लिखूं तो दैट इज 1/2 के इंटू a² माइनस x², एंड that will comes in terms of displacement। ठीक है ना। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी को मैं इसके टर्म्स में भी लिख सकता हूं, टाइम के टर्म्स में भी लिख सकता हूं, 1/2 के a² और क्या बन जाएगा बेटा, cos² ωt, दैट इज इन टर्म्स ऑफ टाइम, टाइम के टर्म्स में। क्लियर है यहां तक। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पर होगी, यहां तो 1/2 के a² माइनस x² है। तो मीन पोजीशन पर, क्योंकि x की वैल्यू x घट रही है ना, तो सबसे मिनिमम कब घटेगी, वो मीन पोजीशन पर। तो काइनेटिक एनर्जी जो है दैट विल बिकम्स मैक्सिमम, कहां पर मैक्सिमम होगा वो, दैट विल बी एट मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन पर वो कितना होगा, 1/2 के a²। अच्छा, मिनिमम कहां पर होगी वो, एक्सट्रीम पोजीशन पर, उसका उल्टा। तो मिनिमम वो कहां पर हो जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर। और एक्सट्रीम पोजीशन पर वो कितनी हो जाएगी, 0। मैक्सिमम एंड मिनिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पर वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है ना। अब टोटल एनर्जी की बात करोगे, तो टोटल एनर्जी मैंने क्या बोला था, काइनेटिक और पोटेंशियल का क्या करो, सम करो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 के a², यही आया था प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। एंड दैट इज 1/2 k², यानी हमेशा टोटल, हाँ, कभी भी कोई बॉडी ऑसिलेट करे, एसएचएम करे, तो उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल बदल रही, लेकिन उन दोनों का सम जो टोटल एनर्जी है वो हर इंस्टेंट पर एक ही रहेगा। ना तो टाइम के साथ बदलेगी, ना वो डिस्टेंस के साथ बदलेगी, यानी टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। सिमिलरली देखो मैक्सिमम कितना आ रहा है, जैसे मिनिमम की बात अगर करोगे तो मिनिमम तो 0 आ रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी आ रही है, 1/2 k²। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम भी कितनी आ रही है, 1/2 k²। भले वो अलग अलग
जगह पे आ रही है, एक मीन पोजीशन पे मैक्सिमम आ रही है तो एक एक्सट्रीम पोजीशन मैक्सिमम आ रही है, लेकिन पीक तो 1/2 k² है और टोटल एनर्जी भी 1/2 k² है। यानी आप ये कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और बराबर क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी। यानी अगर आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पता है तो आपको पता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसी टाइम पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। यानी ये रिलेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा और वो टोटल एनर्जी के बराबर होगा। यहां तक समझ में आएगा फॉर्मूला, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ टाइम, टोटल एनर्जी कौन कहां पर मैक्सिमम होती है और मिनिमम होती है, और हमेशा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम बराबर टोटल एनर्जी। ओके, अब यहां पर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। यानी यहां पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू दी हुई है और वो कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। करेक्ट, व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, इट्स एनर्जी इज हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक। मैंने उसकी एनर्जी जो है वो आधा पोटेंशियल है और आधा क्या है, काइनेटिक है। तो एनर्जी तो हर इंस्टेंट पे बराबर होता है ना। तो आप क्या लिख सकते हो, 1/2 हाफ पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या है, वो हाफ काइनेटिक एनर्जी। आधा पोटेंशियल और आधा काइनेटिक है और एनर्जी तो बराबर ही होगा, ई बट बराबर ही है। अब यहां पर आप क्या लिख सकते हो, 1/2 पोटेंशियल की जगह पे आप क्या लिख सकते हो बेटा, kx² इज इक्वल टू 1/2, सॉरी पोटेंशियल 1/2 इंटू 1/2, 1/2 तो हाफ पोटेंशियल बराबर हाफ काइनेटिक, तो हाफ और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है, 1/2 kx²। सिमिलरली हाफ काइनेटिक तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू के इंटू क्या हो जाएगा बेटा, ए माइनस x²। यहां तक तो क्लियर हो गया है ना, हाफ पोटेंशियल बराबर हाफ काइनेटिक। अब 1/2 1/2 1/2 के कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा बेटा, x² इज इक्वल टू बच जाएगा a² माइनस x²। x² को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, x² प्लस x² इज इक्वल टू a²। क्या बन गया बेटा, 2x² इज इक्वल टू a², x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a²/2, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √a²/2। ए का क्या बाहर आ जाएगा, ए, √2 का क्या हो जाएगा, √2। अब ए तो दिया आपको 4 सेंटीमीटर, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 4 सेंटीमीटर/√2। इसको कट करोगे तो कितना होगा, है ना। यहाँ आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, √2/√2, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 4√2/2, कट जाएगा 2 से, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 सेंटीमीटर। वैसे आप डायरेक्टली भी कटा सकते हो, मैंने समझाने के लिए इतना बताया, इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है प्रोसेस में, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 2√2 आंसर। ओके, हाफ काइनेटिक बराबर हाफ पोटेंशियल, जो कंसेप्ट कहेगा उस पर हम अपना काम कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, बहुत आसान है। क्या कह रहा है कि अ पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज टाइम डिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है। अब आपको पता है एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, द रेशियो ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल एनर्जी। यानी आपको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, किस टाइम पर, 210 सेकंड पर। यानी 210 सेकंड पर मेरे को काइनेटिक बाय पोटेंशियल करना है, तो बड़ा आसान है। एक्स की वैल्यू दी हुई है मुझे और एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ए साइन कितना हो जाएगा बेटा, पाई टी बाई कितना है, 90। अब टी की जगह 290 रख दो क्योंकि मेरे को कह रहा है 290 है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ए साइन पाई इंटू 210 डिवाइडेड बाई 90। क्लियर है। अब इसको क्या करो, आप कट कर दो, यहां पर कट करोगे तो 7, यहां पर कट करोगे तो 3, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, ए साइन 7 पाई/3। क्लियर है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई प्लस पाई/3 हो जाएगा। ये 7 पाई को 2 पाई प्लस पाई/3 लिख सकते हो। इसको सॉल्व करो, इतना ही। क्यों मैंने ले आया, क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है sin 2 पाई प्लस थीटा, ये कितना होगा, sin 2 पाई प्लस थीटा, साइन थीटा ही रहेगा, है ना। sin 2 पाई प्लस थीटा जो है वो क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो यहाँ 2 पाई प्लस पाई/3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस पाई/3 है, तो ये क्या रह जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए साइन
पाई बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब पाई बाई 3 का मतलब साइन 60, यानी ये कितना हो गया, ए पाई बाई 3 का मतलब 60। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए साइन साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी साइन क्यों लिख रहा हूं, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए √3/2। मेरे को एक्स की वैल्यू आ गई। ए तो एम्पलीट्यूड है ही, वो तो ये दिख ही रहा है, साइन ओमेगा टी। आपको पता ही कि वो एम्पलीट्यूड होती है। तो आपको ए भी पता लग गया, एक्स भी पता लग गया, तो आप काइनेटिक बाई पोटेंशियल का रेशियो आराम से निकाल सकते हो। और क्या निकलेगा काइनेटिक बाई पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी बाई हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है बेटा, 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 1/2 के एक्स स्क्वायर, यानी 1/2 के और 1/2 के तो कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो इसको कट कर दो। क्या बच जाएगा मेरा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, √3a/2। √3a/2 है ना, तो यहां पर रख दो √3a/2 का होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3a/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा बताओ, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 3a² / 4, और सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 3a²/4। सही है, सही है ना। अब यहां पर क्या करो बेटा, आप एलसीएम ले लो, तो ये 4 हो गया, तो 4 हो गया तो क्या हो जाएगा, 4a² माइनस 3a² डिवाइडेड बाई 3a²/4। अब यहाँ क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a²/4, और 4 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3a²। अब यह क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा बेटा, हो जाएगा ना कैंसिल आउट, a² और a² कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1/3, यानी 1:3 आ जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी, या 1/3। सिंपल, यानी यहां पर आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर इज द 1/3। समझ रहे हो ना, आपको जो टाइम दिया हुआ था उस टाइम को मैंने पुट कर दिया, उससे मेरी एक्स आ गई, और एक्स आ गई तो भाई 1/2 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, और 1/2 के स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी। बच जाएगा काइनेटिक बाई पोटेंशियल, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दिया, मेरा 1/3 आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ बेटा, इन अ सिंपल पेंडुलम अ ग्राफ इज प्लॉटेड, इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट इट्स डिस्प्लेसमेंट। यानी काइनेटिक और पोटेंशियल का डिस्प्लेसमेंट के साथ आपको ग्राफ दिया हुआ है, और पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट दिस करेक्टली, इनमें से कौन जो है वो मतलब करेक्ट है। आपको क्या लग रहा है इसमें से कौन ग्राफ करेक्ट है। पहली बात तो आपको मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में जो एनर्जी होती है वो ग्राफ कैसा होता है, चाहे पोटेंशियल हो या काइनेटिक हो, है ना, कैसा होता है, पाराबोलिक होता है। पहली बात तो ये, क्योंकि पाराबोलिक डिस्टेंस के टर्म्स में पाराबोलिक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 1/2 के एक्स स्क्वायर, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दैट विल बिकम 1/2 के एक्स स्क्वायर, यानी यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, यानी पाराबोलिक है। काइनेटिक एनर्जी भी पाराबोलिक है, इन्वर्टेड पाराबोलिक है। तो क्या ये ए वाला ग्राफ सही है, ए वाला ग्राफ सही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये दिखा रहा है कि मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, अब मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि मीन पोजीशन पर काइनेटिक मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल 0 होती है, और एक्सट्रीम पर काइनेटिक 0 होती है, पोटेंशियल मैक्सिमम होती है। तो ये ग्राफ क्या हो गया मेरा, रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं बी नंबर देखूं तो ये सही है, क्यों, क्योंकि देखो काइनेटिक का ये ग्राफ है ना, डॉ ये वाला, तो काइनेटिक देखो ये मीन पोजीशन है ना, और ये क्या आपका एक्सट्रीम पोजीशन है, ये माइनस से हो गया, ये प्लस से हो गया। तो देखो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। फिर देखो एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी, दोनों एक्सट्रीम पर क्या है, 0 है ना, ये काइनेटिक एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ तो सही है। थर्ड वाला ग्राफ तो ऐसे ही दिख रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी को उसने क्या लिया, निगेटिव में लिया है, ये तो पाराबोलिक है ही नहीं, इसलिए इसको तो हम लेंगे ही नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। ये तो दोनों पोजीशन पे पोटेंशियल को 0 दिखा रहा है, मीन पर काइनेटिक भी 0 पोटेंशियल भी 0, तो इसलिए ग्राफ हमारा कौन सा सही होगा, बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट, यहां पर कह रहा है कि
द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज अ काइनेटिक एनर्जी, मतलब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। कह रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी आर रिस्पेक्टिव। आपको बॉडी की काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, और काइनेटिक एनर्जी कितना दी है, के नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब भैया आपको पता है कि कॉस, मतलब ये वैल्यू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी। के नॉट तो फिक्स है ना, कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, उस टाइम में मैक्सिमम होगी। अब मेरे को बताओ कि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, कोई भी कॉस एंगल का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है बेटा इसका, दैट विल बी वन। कॉस की वैल्यू वन से ज्यादा नहीं हो सकती, साइन की भी वैल्यू वन से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी काइनेटिक एनर्जी अगर आप मैक्सिमम निकालना चाहते हो तो दैट विल बिकम के नॉट इंटू वन, क्योंकि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी जो फंक्शन चेंज हो रहा है वो ज्यादा ज्यादा वन हो सकती है। यानी आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, के नॉट। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ गई ना, तब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी। मैंने आपको प्रीवियस अभी स्लाइड में रिवीजन भी करा तो बताया था कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम बराबर टोटल एनर्जी। यानी जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, यानी के मैक्सिमम बराबर क्या होता है, पोटेंशियल मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल। टोटल एनर्जी। तो यहां पर क्या होगा, तीनों के नॉट के नॉट के नॉट होगा। यानी अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ चुकी है और वो कितनी आई है, के नॉट, तो मेरे को बताओ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी, वो भी बेटा के नॉट ही होगी। और टोटल एनर्जी कितनी होगी, वो भी के नॉट ही होगी। यानी आंसर हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी दोनों के नॉट और के नॉट ही होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है इन एसएचएम रीस्टोरिंग फोर्स, यानी आपको रीस्टोरिंग फोर्स दिया हुआ है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है ना, ये हमको दी हुई है क्वेश्चन में। कह रहा है वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट और के इज फोर्स कांस्टेंट एंड ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, टोटल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन। वैसे भी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 के ए स्क्वायर, ए का मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो यहां पर चूंकि एम्पलीट्यूड को क्या कह रहा है, ए कह रहा है ना, स्मॉल ए, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 के और स्मॉल ए का स्क्वायर। ओके, यहां तक तो समझ में आ गया। तो ये बताओ कि एनर्जी किस चीज पर डिपेंड कर रही है, यहां पे एक तो स्प्रिंग कांस्टेंट पर डिपेंड कर रही है, और एक किस पर डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है, अगर के कांस्टेंट है तो। इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड करेगी, के और ए पर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, ये तो अभी हमने बताया भी था, आपको डिस्कस भी किया था। कह रहा है कि द एंगुलर वेलोसिटी एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज ओमेगा, यानी ओमेगा आपको दिया हुआ है, एंड ए एम्पलीट्यूड, एंगुलर वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड क्या है, ओमेगा और ए है। एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्स फ्रॉम द मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एक्स दिया है, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज टी, अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी टी दी हुई है और पोटेंशियल एनर्जी वी दी हुई है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ टी टू वी। टी टू वी का मतलब काइनेटिक टू पोटेंशियल, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, टी बाई वी, और टी को उसने क्या माना है, काइनेटिक एनर्जी, और वी को वो क्या मान रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। तो भैया मैं लगा दूंगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, 1/2 के क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1/2 के और क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब दोनों का मेरे को रेशियो निकालना है, तो के और के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 के कैंसिल आउट हो गया। बच क्या जाएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यानी टी बाई वी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एम्पलीट्यूड यहाँ पर स्मॉल ए माना, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये हमारी आ गई काइनेटिक बाई पोटेंशियल, यानी ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो एनर्जी से रिलेटेड बात कर रहा था।
अब आते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्प्रिंग पेंडुलम। इसके बारे में भी हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे, लेकिन उसी को थोड़ा सा आगे हम लोग एलोबरेट कर रहे हैं, है ना। मैंने बोला था कि अगर कोई भी स्प्रिंग से आप मास को लटकाए हुए, तो ये मास क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है ना। तो इसका टाइम पीरियड भी मैंने निकाला था। क्या निकाला था इसका टाइम पीरियड? ऐसे मैंने निकाला था ना, के इज इक्वल टू क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर। तो के बाई एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो के बाई एम रूट अंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा, है ना। ओमेगा को क्या लिख सकते हो आप, 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, के बाई एम, है ना। अब इसको उलट दो, t/2 पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एम बाई के, है ना। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 पाई रूट अंडर क्या हो जाएगा, एम बाई के। दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम। और ये कब आ रहा था, जब आप स्प्रिंग के मास को लाइटर मान रहे थे, यानी स्प्रिंग की मास नहीं थी। स्प्रिंग के मास को अगर कंसीडर करेंगे तब क्या होगा, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया हूं, तो उतना ज्यादा डिस्कशन हम नहीं करेंगे। अच्छा, फ्रीक्वेंसी मेरे को निकालनी होगी, तो कैसे निकलता है फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी? आप एफ भी लिख सकते हो, जनरली फ्रीक्वेंसी को ऐसे इंडिकेट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/t। 1/t हो जाएगा ना। तो 1/t यानी टी का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, है ना। तो टी का जो फॉर्मूला उलट जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर के बाई एम। ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है ना। तो स्प्रिंग पेंडुलम का आपको टाइम पीरियड रखना है, टाइम पीरियड को उलट दीजिएगा तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ठीक है ना। और किस पे डिपेंड कर रहा है स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड, रूट एम पर और रूट के पर, है ना। इस फॉर्मूला को अगर देखो, टाइम पीरियड का अगर आप फॉर्मूला देखो इसका, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम, तो टाइम पीरियड किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, रूट एम पे डिपेंड कर रहा है। और टाइम पीरियड किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, 1/√k पे डिपेंड कर रहा है। ओके, यहां तक तो क्लियर होगा। अब यहां पर मान लीजिए कि स्प्रिंग पेंडुलम एक स्प्रिंग के लिए तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर मैंने मान लीजिए कि स्प्रिंग को कंबाइन किया, जैसे कैसे 10th क्लास में पढ़े हुए रेजिस्टेंस को, कई सारे रेजिस्टेंस को आप जोड़ते थे, तो आप क्या निकालते थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे। तो सिमिलरली वेरियस स्प्रिंग अरेंजमेंट है, और उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे सीरीज अरेंजमेंट। मान लीजिए कि ऐसे कोई स्प्रिंग आपको दिया हुआ, ये क्या है, एक मास है m, और यहाँ पर है स्प्रिंग कांस्टेंट k2, यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट k1, ऐसे हिंजेस है। अब ये सीरीज कनेक्शन में बैक टू बैक जब कनेक्शन रहेगा स्प्रिंग के बीच में, देन इट विल बी सीरीज। उनके बीच में कोई पार्टिकल या कोई मास नहीं होना चाहिए। एक स्प्रिंग दूसरे, हाँ ये हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल में भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये हो गया मेरा k1, ये हो गया k2, और ये हो गया m। दैट इज द स्प्रिंग कनेक्शन। तो अगर आपके स्प्रिंग कनेक्ट सीरीज में कनेक्टेड है, तो आप क्या निकालोगे, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालोगे, या इक्विवेलेंस फोर्स कांस्टेंट आप निकालो। कैसे आप रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल, इक्विवेलेंट का मतलब टोटल नेट। तो यहां पर अगर मेरे को निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट, क्या निकालना पड़ेगा बेटा, इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट, यानी 1/केस, एक के इक्विवेलेंट एस फॉर सीरीज। तो 1/केस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/k1 प्लस 1/k2, सोन चलता जाएगा, केन तक चला जाएगा, अगर एन नंबर ऑफ स्प्रिंग होगा तो हो जाएगा ना बेटा। जैसे पैरेलल में आप लगाते थे रेजिस्टेंस में, शायद ये फॉर्मूला, तो ये हमारा लग जाएगा इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इन सीरीज, अगर सीरीज में है तो। और टाइम पीरियड अगर आपको निकालना होगा, तो टी इज इक्वल टू सिंपल लगाओगे 2 पाई रूट अंडर m/k। तो k की जगह पर आप क्या रखोगे, केस, यानी जो टोटल सीरीज वाला आ गया, उसको अगर सीरीज में कंबाइन है तो वहां पर उसको पुट कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो दो स्प्रिंग है, अगर इनके लिए मैं निकालूं, तो मेरा क्या हो जाएगा, 1/केस इज इक्वल टू 1/k1। दो ही है, तीन रहेगा तो तीन तक जाएंगे, 1/k2। अब इसका एलसीएम ले लो बेटा, तो क्या हो जाएगा, k1 × k2, एलसीएम ले लोगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, k2 प्लस k1। तो केस की वैल्यू क्या है, हमको केस चाहिए, हमको 1/केस है, वी नीड केस। तो हम क्या करेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट इन सीरीज निकालेंगे, तो डेट विल बी k1 k2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, k1 प्लस k2, प्लस में तो
आगे पीछे लिख सकते हो। तो ये मेरा टोटल इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो अगर मुझे टाइम पीरियड यहां पर निकालना होगा तो मैं क्या लगाऊंगा, रूट अंडर 2 पाई रूट अंडर एम बाई केस। तो केस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K1 K2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2। तो ये ऊपर चला जाएगा ना, K1 प्लस K2, यानी फाइनली जो मेरा टाइम पीरियड बनेगा दैट इज m इंटू K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2। इस सिचुएशन के लिए ये जनरल फॉर्मूला है, इसको तो आपको याद रखना ही है, जनरल फॉर्मूला इन सीरीज और जनरल फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। बात खत्म। ओके, समझ में आ रही है ना, कि नहीं समझ में आ रही है बात? बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो सकता है ना। मैंने क्या बोला था कि बैक टू बैक अगर कनेक्टेड है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। बैक टू बैक कनेक्टेड नहीं है, या तो पैरेलली कनेक्टेड दिख रहा है, आपको पता है कि उसके इक्विवेलेंट दिख रहा है पैरेलली, या आपको एक स्प्रिंग के बीच में कोई दूसरे पार्टिकल से दूसरा मास है फिर एक स्प्रिंग, तो वो फिर पैरेलल हो जाए। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूं, मान लो ऐसे दिया हुआ है, ये एक स्प्रिंग है, इनके बीच में एक मास है, इसको m मान लो, और फिर एक स्प्रिंग है, फिर इनके बीच में एक मास है। तो यहां पर क्या हो गया, K1, यहां पर क्या हो गया, K2, और ये पार्टिकल्स। तो ये अगर इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब कर दोगे ना इस मास को, तो टर्न नो 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 नो, ये क्या करने लगेगा, ये अगर मान लो इसको डिस्प्लेस करोगे तो टुक 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 क्या करेगा, ऐसे चम करेगा। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है, मान लो ऐसे है, ये एक स्प्रिंग है हमारी, फाइनली एक स्प्रिंग और है, और ये मान लो है, ये m मास है, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट K2। तो ये पैरेलल है, यानी ये कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है और उनका मुझे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट निकालना है। तो अगर इसका इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट मेरे को निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट, तो ये तो पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट यहां पे सीधे हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू K1 प्लस K2, और सोन कहां तक चला जाएगा, Kn तक। जो आपका रेजिस्टेंस में किसका फॉर्मूला होता था, ये सीरीज का फॉर्मूला होता था, 10th क्लास में पढ़े होगे आप लोग। और सिमिलरली यहां पर मेरे को टाइम पीरियड अगर निकालना होगा तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाई के रखना है, ये तो तय है कि स्प्रिंग के लिए टाइम पीरियड रूट अंडर 2 इंटू मास, क्या मास ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, और डिवाइडेड बाई क्या करोगे, Kp। इस सिचुएशन के लिए, फॉर दिस सिचुएशन, अगर मेरे को Kp निकालना होगा तो Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2, दो ही है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर मेरे को टाइम पीरियड निकालना होगा तो 2 पाई रूट अंडर m बाई K1 प्लस K2 हो गया। कोई दिक्कत? ओके, सीरीज और पैरेलल, सही है ना। चलो यस सर। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, स्प्रिंग का टाइम पीरियड तो आपको पता चल गया, 2 रूट अंडर 2 पाई m बाई के इज द टोटल, या इफेक्टिव कह लो। अब जो आपको एक सीरीज में, अगर एक सिंपल स्प्रिंग है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, m बाई के लगाना है। सीरीज में तो सीरीज का टोटल इक्विवेलेंट लगाना है, पैरेलल है तो पैरेलल का इक्विवेलेंट। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो दिया हुआ है, स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाई 5 सेंटीमीटर बाई अ फोर्स 10 न्यूटन। A spring is stretched by 5 centimeter by a force 10 Newton. The time period of oscillation when mass of 2 kg is suspended by it. बात समझ में आ रही ना? A spring is stretched by 5 centimeter by a force 10 Newton. The time period of oscillation when a mass of 2 kg is suspended from it. F की वैल्यू दी हुई है, तो F इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, K इंटू एक्स हो जाएगा। अब एफ क्या पुट करोगे, मैं मैग्नीट्यूड में रख रहा हूँ, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, बट आई एम पुटिंग हियर द मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10, और के को के ही रखना है, और एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 5 सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे, 5/100 करोगे भाई मीटर में बदलने के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 5/100, तो कट हो जाएगा ना, कितने से कट हो जाएगा बेटा,
1/20। तो यहां क्या हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू k/20। तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200। अब हमको टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π√m/k। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा बताओ, 2π√m। m की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, 2 kg। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 kg, और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। k की वैल्यू तो मेरी आ चुकी है, न्यूटन। k का यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन पर मीटर। तो यहां क्या हो जाएगा, कट जाएगा 1/100। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π√1/100। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π क्या हो जाएगा, 10। ठीक है। अब यहां पर क्या करोगे आप, कट कर दोगे, ये कितना हो जाएगा 5। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/5। अब टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या करोगे आप, 3.14 डिवाइड बाई 5। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.628 सेकेंड। इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ओके, सही है ना। अब यहां पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के इज कट इनटू लेंथ ऑफ रेशियो 1:2:3। एक स्प्रिंग है जिसको 3 पार्ट्स में कट कर दिया गया, 1:2:3। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, उनको सीरीज में मैंने कनेक्ट कर दिया। द न्यू फोर्स कांस्टेंट इज के डैश, यानी जब उसने सीरीज में उसको कनेक्ट किया तो नया फोर्स कांस्टेंट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, के डैश आ रहा है। जब उसको पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है तो वो क्या आ रहा है, के डबल डैश आ रहा है। यानी एक स्प्रिंग है। सबसे पहले एक बात जो मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, या फोर्स कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यानी अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो के की वैल्यू घटेगी, और आप लेंथ घटाओगे तो के की वैल्यू बढ़ेगी। ये बात, तो इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है। तो पहला बात कह रहा है कि 3 रेशियो में काटा गया है, 1:2:3। तो पहले वाले को आप, मैंने क्या मान रहा हूं, K1 वाले को मैं मान ले रहा हूं K, ऐसे ही जनरली। यहां हालांकि यहां पर भी K दिया वैसे, लेकिन मैं K मान ले रहा हूं फॉर इजीनेस। यानी पहला वाला पार्ट K है, दूसरा वाला पार्ट उसके डबल लेंथ का है, यानी पहले वाले पार्ट से दुगुना है। तो आप मुझे बताओ कि उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दूसरे वाले पार्ट्स की। यहां पर याद रखो के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अगर लेंथ बढ़ेगा तो के कम होगा। तो भैया सेकेंड पार्ट, पहले वाले पार्ट्स अगर 1 सेंटीमीटर है तो दूसरा वाला पार्ट 2 सेंटीमीटर, यानी पहले वाले से दुगुना है। तो उसकी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी कि ज्यादा होगी, कम होगी ना, क्योंकि लेंथ बढ़ेगी, दुगुनी लेंथ की हो गई, तो के घटेगी। तो पहले वाले की दूसरे वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले वाले से आधी हो जाएगी। जितने टाइम्स लेंथ बढ़ेगा उतने टाइम्स के क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिमिलरली पहले वाले से क्या हो रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। तो K3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, K/3। अब कह रहा है अगर उसको मैं सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं तो मेरी जो टोटल रेजिस्टेंस, सॉरी टोटल फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू आ रही वो K डैश आ रही। तो मैंने उसको सीरीज में कनेक्ट कर दूं। अब मैं सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, 1/केस। तो 1/केस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। अब लगा दो, पहला का क्या है K, प्लस 1/K2। K2 की वैल्यू कितनी है, K/2। तो 1/K/2, टू ऊपर चला जाएगा तो मैं डायरेक्टली यहां पर लिख दे रहा हूं, है ना। तो मैं यहां पर क्या लिख दे रहा हूं, 1+2/K। सिमिलरली क्या हो जाएगा, 1/K/3। तो क्या हो जाएगा, 3/K। और यहां पर आप क्या करोगे, K का एलसीएम ले लोगे, तो क्या हो जाएगा, 1+2+3। तो 1/K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/K, है ना। तो केस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी नीड केस, वी डोंट नीड 1/केस। तो केस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उल्टा वो कितनी हो जाएगी बेटा, K/6। और के, इसकी इसी को आप क्या बोल रहे हो, के डैश बोल रहे हो। सीरीज में जो कनेक्टेड है ना उसको आप क्या बोल रहे हो, के डैश बोल रहे हो। के डैश की वैल्यू अब क्या आ गई। सिमिलरली पैरेलल में जब आप उसको कनेक्ट कर रहे हो तो वो के डबल डैश हो रहा है। तो केपी इज इक्वल टू तो नॉर्मल ऐड करते हो आप, है ना। तो केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 3 स्प्रिंग कांस्टेंट है, K1 प्लस K2 और प्लस क्या हो जाएगा, K3। तो Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा बताओ, K प्लस K/2 और प्लस क्या हो जाएगा, K/3। इसका एलसीएम ले लो, तो Kp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। तो ये कितना हो जाएगा, 6K प्लस, 6K प्लस कितना हो जाएगा बेटा,
3k, 6k प्लस 3k अब प्लस 2k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 3 9 3 11k बाई 6। ठीक है, अब ये आपका क्या आ गया, क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका हो गया k डबल डैश। अब कह रहा है k डैश और k डबल डैश का रेशियो निकालो, तो मैं क्या करूंगा, k डैश और k डबल डैश। तो k डैश की वैल्यू कितनी आई है बेटा, k बाई 6, और k डबल डैश की वैल्यू कितनी आई है, 11k बाई 6। तो बराबर कितना हो जाएगा, k बाई 6, और यहां कितना हो जाएगा, 6/11k। ओके, क्लियर है यहां तक। तो यहां क्या हो जाएगा आपका, 6 से 6 कट जाएगा, k से k कट जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/11 इज इक्वल टू 1:11। ठीक है, सही है। नेक्स्ट यहां बताओ क्या आएगी टाइम पीरियड की फॉर्मूला। पहली बात तो ये सीरीज में स्प्रिंग कनेक्टेड है, ये दो स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, तो ये सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में कनेक्टेड है, कोई बता सकता है। टाइम पीरियड मेरे को बताना है। तो ये जो दो स्प्रिंग कॉन्स है ना, एक ये स्प्रिंग है, एक ये स्प्रिंग है, दोनों कनेक्टेड है। तो आइदर इट इज कनेक्टेड इन सीरीज और आइदर इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। किसमें कनेक्टेड है ये, सीरीज में कि पैरेलल में। मुझे तो लग रहा है पैरेलल में, क्योंकि बीच में मास आ गया, तो केपी हो जाएगा ना। तो केपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, k1 प्लस k2। तो केपी का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, दोनों की वैल्यू k और k है, दोनों की वैल्यू k और k है ना, तो क्या हो जाएगा, k प्लस k बराबर क्या हो जाएगा, 2, है ना। अब यहां पर मैं टाइम पीरियड लगाऊंगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, 2π√m/kp। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π√m/2k। सही बात है ना, कि कुछ और आएगा, यही आएगा, कौन सा आंसर होगा, डी ऑप्शन सर। एकदम सिंपल है भाई, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, चले आगे। चलो, अब यहां पर आता है बेटा सिंपल पेंडुलम। एक तो हमने बात किया स्प्रिंग पेंडुलम का, टोटल एनर्जी और एनर्जी वगैरह की बात की। अब आते हैं हम सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का फंडामेंटल तो आपको पता होगा कि, है ना। तो यहां पर मान लीजिए कि एक यहाँ पे लटका हुआ है, और मान लीजिए इसका भी कुछ ना कुछ तो मास होगा ही, एम मास का है, और ये ऑसिलेट कर रहा है, है ना। ये ऑसिलेट कर रहा है, ये थ्रेड का कुछ ना कुछ लेंथ होगा, उसको मैं स्मॉल एल मान लेता हूँ, यहाँ पे कैपिटल एल दिया हुआ, लेकिन मैं उसको स्मॉल एल मान लेता हूँ। जब ये ऑसिलेट कर रहा होगा तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस यहाँ से ट्रेवल कर रहा होगा, इस डिस्टेंस को मैं एक्स मान ले रहा हूँ, समझ रहे हो ना। तो जब यहाँ पर मास जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, आपको पता है कि mg तो लग रहा है, कुछ ना कुछ एंगल ये कवर कर रहा है, कुछ ना, यहाँ पे मैं बड़ा करूं अगर इसको, तो ये कुछ ना कुछ एंगल कवर कर रहा है। अब जब इसको मैं कंपोनेंट्स में निकाला हूं, तो इधर तो आपका mg cos थीटा आ जा रहा है, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर साइन थीटा हो जाएगा, और ये तो आपका mg लग ही रहा है। ठीक है, तो जैसे बॉडी, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब भी कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही है, एसएचएम कर रही है, तो उसके ऊपर क्या लग रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। वो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा किधर लग रहा है, टुवर्ड द मीन पोजीशन, है ना, जो उस बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ ला रही है। तो यहां जब भी वो ऑसिलेट कर रही है एसएचएम, तो एक्चुअली उसका एमजी का दो कंपोनेंट एक्ट हो रहा है, एक एमजी कॉस थीटा एक्ट हो रहा है, एक एमजी साइन थीटा एक्ट हो रहा है। तो मुझे ये बताओ कि वो कौन सा कंपोनेंट है जो उसको मीन पोजीशन की तरफ लेके आने में मदद कर रहा है, या लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन mg कंपोनेंट sin लाने में थीटा। रिस्पॉन्सिबल है, हाँ, सर mg sin थीटा। एमजी साइन थीटा। एमजी साइन थीटा उसको क्या कर रहा है, उसको मीन पोजीशन की तरफ खींच के ला रहा है, यानी यहां जो रीस्टोरिंग वाला एक्शन कर रहा है वो कौन कर रहा है, एमजी साइन थीटा कर रहा है। और इस बॉडी पर रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं कि रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स इज एक्टिंग एंड दैट इज एमजी साइन थीटा। आप यहां पर क्या कह सकते हो भैया, कि रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, यानी मैं यहां बोल सकता हूं रीस्टोरिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पेंडुलम। और वो रीस्टोरिंग फोर्स कौन है, F इज इक्वल टू -mg साइन थीटा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान। अब मुझे एक बात बताओ कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल या एंगल इज वेरी स्मॉल, तो एंगल अगर बहुत छोटा होगा, तो आपको पता है कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल क्या लिख सकते हो आप, थीटा। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, है ना।
यानी एंगल इज वेरी स्मॉल, यानी एंगल बहुत छोटा है। तो अगर एंगल बहुत छोटा होगा तो उस सिचुएशन में आप साइन थीटा या साइन या टैन में ये चीज लगा सकते हो, बाकी कॉस में आप नहीं लगा सकते हो। यानी इस सिचुएशन में साइन थीटा लगभग बराबर हो जाता है थीटा के। यानी यहां पर आप क्या लिख सकते हो, थीटा भी लिख सकते हो। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी इंटू थीटा, ये लिख सकता हूं ना। Yes. ठीक है, अब यहां पर मेरे को थीटा निकालना है, तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा बताओ। आर्क एंगल अपॉन इज इक्वल रेडियस। टू होता है आर्क बाई Radius. रेडियस। तो आर्क कौन है, यही आर्क है ना, ये जो एक्स है। और रेडियस क्या है, लेंथ, वो थ्रेड का लेंथ है। तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एक्स बाई एल हो जाएगा, आर्क बाई रेडियस। वही जो सिंपल पेंडुलम की जो थ्रेड की जो लेंथ है ना, वही क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। यानी यहां पर आप क्या लिख सकते हो, एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी इंटू एक्स बाई एल। सही है बेटा, यहां तक तो Yes. क्लियर है ना। एम जी साइन थीटा, और बाकी थीटा बहुत स्मॉल है तो मैं थीटा लिख दिया, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस कर दिया, तो ये सिचुएशन मेरी आ गई। अब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइनली फाइनली मैं लिख सकता हूँ एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी इंटू एक्स बाई एल। अब एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस के एक्स, क्योंकि पढ़ते आओ कि रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो माइनस के एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम जी इंटू एक्स बाई एल। अब यहां से क्या करोगे बेटा आप बताओ, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, पहली बात तो ये है। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी के इज इक्वल टू क्या बच गया, एम जी बाई क्या हो जाएगा एल। अब यहां पर देखो, इस के की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूं, ये पहले ही बताया था आपको कि हमेशा याद रखना, के इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है ना, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी बाई क्या हो जाएगा बेटा एल। अब यहां पर क्या होगा, एम और एम भी कैंसिल हो जाएंगे सामने सामने, तो यहां पर क्या होगा, एम और एम, यानी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, जी बाई एल। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर जी बाई एल। अब ओमेगा की जगह आप क्या लिख सकते हो, टू पाई बाई टी। तो टू पाई बाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी बाई एल। तो टी बाई टू पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा बताओ, उलट जाएगा, एल बाई जी। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू पाई डिवाइड में तो जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, टू पाई एल बाई जी। दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर और ग्रेविटी, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर जगह पे, तो लेंथ पे डिपेंड करेगा। और लेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल। यानी लेंथ अगर बढ़ेगी तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, लेंथ अगर बढ़ेगी तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी ना भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली टाइम पीरियड हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड अपॉन वन बाई रूट जी कर लेता हूं मैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब यहां पर देखते हैं कुछ कंडीशंस। मैं तो सिंपल बता दिया कि सिंपल पेंडुलम जो है उसका टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल टू टू पाई रूट अंडर एल बाई जी। लेकिन यहां पर मैं जी इफेक्टिव ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि किसी किसी सिचुएशन पर इफेक्टिव जी की वैल्यू बदल जाएगी। अर्थ तो खींच रही है जी से, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन कहीं कहीं हम किसी सिस्टम पे होते हैं तो उस सिस्टम का एक एडिशनल फोर्स हमारे ऊपर या एडिशनल एसिलरेशन हमारे ऊपर लगता है, जिसके वजह से मेरी जो नेट जी है, नेट एसिलरेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे लिफ्ट वाला में पढ़ोगे आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, कि एक पर्सन लिफ्ट में ऊपर की तरफ जा रहा है, लिफ्ट या एलिवेटर वाला, या नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसकी वेट क्या हो जाती है, कम या ज्यादा हो जाती है। तो सिमिलर यहां पर भी था। तो सिंपल सा आप एक चीज याद रखो कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू रूट अंडर टू पाई, सॉरी टू पाई रूट अंडर एल बाई जी इफेक्टिव। मैंने क्या लिया, जी इफेक्टिव। अब इफेक्टिव जी क्या हो जाएगा, सिचुएशनल बदलेगा। सबसे पहला सिचुएशन हम ले रहे हैं कि व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, लिफ्ट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो सबसे फर्स्ट में क्या हो जाएगा, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सीलरेशन ए, लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ ए एक्सीलरेशन से मूव कर रही है। तो यहां पर जी इफेक्टिव मेरा क्या हो जाएगा बताओ,
जी इफेक्टिव हो जाएगा जी प्लस ए, अगर वो ऊपर की तरफ मूव करे विद एन एक्सीलरेशन, जी प्लस ए, जी प्लस ए हो जाएगा। ये तो पहले भी लिफ्ट वाला में आप पढ़े हो। तो यहां पर टाइम पीरियड मेरा क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी प्लस ए। अब यहां पे बताओ कि टाइम पीरियड घटेगा या बढ़ेगा? मैथ में नीचे वाली वैल्यू बढ़ती है तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आता है, कम आएगा। यानी टाइम पीरियड इस सिचुएशन में क्या हो जाएगी, सिंपल पेंडुलम की कम हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली बी नंबर में हो जाएगा, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, लिफ्ट जो है वो नीचे आ रही है, मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सीलरेशन ए। तो इस सिचुएशन में मेरी जो जी इफेक्टिव आएगी वो कितना आ जाएगी बेटा, जी माइनस ए। हुआ था ना, पर्सन का एपरेंट वेट क्या हो जाता है, घट जाता है ना। नीचे जब आती है तो घटती है, ऊपर जब आती है तो बढ़ती है। तो यही सिचुएशन पढ़े थे ना हम लोग, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में डिस्कशन कर रहा हूँ इसको। तो यहां पर टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी माइनस ए। बस आपको जी इफेक्टिव रखना है, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी इफेक्टिव। अब जी इफेक्टिव सिचुएशनल है कि नहीं। थर्ड नंबर कंडीशन क्या हो जाएगा कि व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड या डाउनवर्ड, लेकिन वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। यानी सेकंड नंबर में कंडीशन ले रहा हूं, है ना, वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट इज कांस्टेंट। ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यानी चाहे वो अपवर्ड जा रहा हो चाहे वो डाउनवर्ड जा रहा हो, उससे मतलब नहीं है, बस वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो आपको पता है कि जब भी कोई चीज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो उसके एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होती है। कभी भी कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ देयर एक्सीलरेशन, दैट इज ए इज इक्वल टू 0। नेट एक्सीलरेशन, हाँ जी तो लगेगा, लेकिन उस पर एडिशनल जो यहां पर प्लस कर रहे थे वो माइनस कर रहे थे, वो नहीं लगेगा क्योंकि ए की वैल्यू 0 हो जा रही है यहां पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव जो है वो क्या लगेगा, जी ही लगेगा, चाहे वो ऊपर जा रहा हो चाहे वो नीचे जा रहा हो, उससे कोई हाँ कांस्टेंट वेलोसिटी होना चाहिए। अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन रहेगा तो जी प्लस है ऊपर जा रही हुए, डाउनवर्ड में रहेगा तो जी माइनस है। जहां कांस्टेंट वेलोसिटी बोले चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए वो जी ही रखना है। ये लिफ्ट वाले में भी आप ये काम कर रहे थे। तब यहां पर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा मेरा, सिंपल वही का वही रह जाएगा, रूट अंडर एल बाई जी। सिमिलरली फोर्थ कंडीशन है, व्हेन लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, डाउनवर्ड फ्री फॉल हो रहा है, डी नंबर, इफ लिफ्ट फॉल्स डाउनवर्ड डाउनवर्ड फ्रीली। अब फ्रीली वो नीचे आ रहा है तो उस सिचुएशन में बताओ कि उसके एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इस सिचुएशन में बॉडी की एक्सीलरेशन हमेशा जी के बराबर होती है। और यहां पर इफेक्टिव जी कितना हो जाएगा बताओ, इफेक्टिव जी कितना हो जाएगा, जी माइनस ए, मतलब क्या हो जाएगा, जी माइनस जी बराबर 0। तो यहां पर अगर आप टाइम पीरियड लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, एल बाई जी। तो एल बाई जी करोगे तो क्या करोगे, 2 पाई रूट अंडर एल बाई 0। और एल बाई 0 का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट। किसी भी चीज को आप 0 से डिवाइड करते हो तो कितना होता है बेटा, वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो यहां पर वो कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। सिचुएशन समझ में आ गई, यानी इनफाइनाइट टाइम पीरियड हो जाएगा उसका। यानी कभी एक ऑसिलेशन वो कंप्लीट करेगा ही नहीं करेगा, मीन्स वो ऑसिलेट ही नहीं करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इनफाइनाइट टाइम पीरियड, दे नेवर गोइंग टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है, इफ द सिंपल पेंडुलम इज माउंटेड ऑन अ ट्रक, ट्रक बोले कोई भी व्हीकल्स पे समझ लो कि उस पर उसको टांग दिया गया है, तब वहां पर मेरा टाइम पीरियड क्या होगा। तो इसमें भी दो सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन, इफ ट्रक इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ट्रक जा तो रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो सिंपल फर्स्ट में क्या हो जाएगा, इफ ट्रक इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी,
अब भैया मैं तो आपको बता ही दिया कि कभी भी कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो उसकी एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहां पर टाइम पीरियड सिंपल वही रहेगा, 2 पाई रूट अंडर L/G। इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा सिचुएशन ये है, इफ ट्रक इज एक्सिलरेटिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इफ ट्रक इज एक्सिलरेटिंग फॉरवर्ड with acceleration a। तो मान लो कोई ट्रक है, उस पर सिंपल पेंडुलम को आपने क्या किया, माउंट किया है, तो एक्चुअली वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हो ना उसका थ्रेड, तो ये बॉब है, मान लो मास है उसका। तो भैया इस पे क्या लगेगा ना, ट्रक जब आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव कर रही है, यानी ट्रक की एक्सीलरेशन किधर होगी, इधर होगी। तो इस बॉडी पर एक अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लगेगा, जिसको सूडो फोर्स भी बोलते हैं आप। सूडो फोर्स की वजह से इसकी एक्सीलरेशन क्या लगेगी, इधर लगेगी। यानी इधर क्या लगेगा बेटा, ये लगेगा सूडो फोर्स। और ये क्या लगेगा उसका, इधर तो जी लगेगा ही लगेगा। तो नेट एक्सीलरेशन उसका जो है वो क्या लगेगा, इधर लगेगा। ये लगेगा आपका नेट एक्सीलरेशन। तो नेट एक्सीलरेशन अगर आप निकालोगे, जी इफेक्टिव अगर आप निकालोगे यहां पर, तो वो क्या हो जाएगा, G² प्लस A² वेक्टर के फॉर्म में निकालोगे तो यहां पर टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर L/G इफेक्टिव। यानी यहां पर हो जाएगा T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L/रूट अंडर, रूट का रूट हो जाएगा G² प्लस A²। आ गई बात समझ में। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप, मैं शीट में डाल दूंगा अभी ग्रुप्स में, मैंने अपडेट कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, जाके आप देखिएगा, वहां पे आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा। मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ, एक होता है फ्री ऑसिलेशन, है ना। दो टाइप का ऑसिलेशन यहाँ पर है, एक फ्री ऑसिलेशन, एक होता है बेटा डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो फ्री ऑसिलेशन उस ऑसिलेशन को बोलते हैं जब किसी ऑसिलेटिंग बॉडी की एम्पलीट्यूड दो इनफाइनाइट टाइम तक कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट का मतलब वही की वही रहेगी, यानी उसकी एम्पलीट्यूड नहीं बदलेगी। बात आ रही है समझ, देयर एम्पलीट्यूड इज नेवर गोइंग टू बी चेंज फॉर एंडलेस टाइम। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री ऑसिलेशन। देख लो यहां पर इसकी एम्पलीट्यूड क्या है, थ्रू आउट द टाइम, इनफाइनाइट टाइम के लिए इसकी एम्पलीट्यूड क्या है बेटा, कांस्टेंट। तो ऐसे ऑसिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री ऑसिलेशन बोलेंगे। एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज कांस्टेंट, देयर इज नो एनी डिक्रीमेंट इन देयर एम्पलीट्यूड। ठीक है ना। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री ऑसिलेशन। यानी आप कह सकते हो कि फ्री ऑसिलेशन की एम्पलीट्यूड, या आप कह लो फ्रीक्वेंसी, या आप कह लो एनर्जी, ये तीनों हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री ऑसिलेशन। दूसरा आगे डैम्प्ड ऑसिलेशन, यानी वो ऑसिलेशन जिनकी एम्पलीट्यूड टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और क्यों डिक्रीज हो रही है, ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू विस्कस फोर्स। जैसे एक झूला है, मान लो आपने उसको लिटिल सा पुश कर दिया, या आपने पुश किया, तो वो ऐसे ऐसे होते 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 धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड घटते घटते शायद स्टॉप भी हो जाए, बिकॉज द एयर फ्रिक्शन इज एक्टिंग। तो डेट्स वाई यहां पर जो ऑसिलेशन होगा वो क्या होगा, उसकी एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है ना। और वो क्यों डिक्रीज हो रही, वाई द एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग, और क्यों एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, ड्यू टू डैम्पिंग फोर्स। लाइक क्या हो जाएगा,
लाइक डैम्पिंग फोर्स कौन होगा? लाइक फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, इसी कर लो। और यहां पर जो एम्पलीट्यूड होगा दैट इज ए इज इक्वल टू ए नॉट ई माइनस गामा इंटू टी। इस रेशियो में उसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? डिक्रीज। देखो तो एक्सपोनेंशियल ई पे पावर माइनस डिक्रीजिंग है ना। जहां पर ए क्या है, ए नॉट क्या है? ए नॉट क्या है? इनिशियल एम्पलीट्यूड। और ए क्या है? एम्पलीट्यूड एट एनी टाइम टी। ओके, सही है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? तो इसमें जो मैं शीट भेज दूंगा, इसमें जो क्वेश्चन होगा उसको आप लोग बनाएंगे, देन वी विल डिस्कस इन द लेटर क्लास। ओके ओके, चलिए टिल नाउ बाय बाय ऑल ऑफ यू।